एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बात बंगाल की करते हैं। आज बकरीद है और पश्चिम बंगाल में आज पहली बार, बल्कि दशकों के बाद, या पहले कभी भी नहीं हुआ तो वो भी मुमकिन होगा कि बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। अभी तक कोलकाता में सड़क पर नमाज होती थी और नमाज की वजह से कई इलाकों में सड़कें ब्लॉक हो जाती थीं। इस बार सरकार बदलने के बाद रूल्स रेगुलेशंस भी बदले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए थे कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं रोड पर आपको आज नमाजी नहीं दिखाई देंगे। 107 साल बाद कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में ईद उल अजहा मतलब बकरीद की सामूहिक नमाज की व्यवस्था कर दी गई थी। लोगों ने वहां जाके नमाज पढ़ी। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि ओपन खेत हैं, वहां नमाज हो रही है। तो ये बेहतर है ना, ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड है, वहां जाकर के ऐसी नमाज हो। सड़कों पे बैठने की ना पहले ही कोई ऐसी अनिवार्यता थी, इस बार तो निर्देश है तो ये हो नहीं पाया। सड़क पर नमाज की रोक की वजह से कोलकाता पुलिस और आयोजकों के बीच ब्रिगेड मैदान में सामूहिक नमाज करने की सहमति बनी थी, जिसके बाद वहां पर आज नमाज हुई है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये एक पहला विजिबल बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बकरीद पर गाय की या गौवंश की कुर्बानी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। बकरीद के दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गायों की पूजा भी की। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस सब ऐसा मत समझिए कि अचानक से ही ये मन में आया। बकरीद के दिन पूजा हो रही है। ये इस तस्वीर को आप इसी नजरिए से देखिएगा। गायों की पूजा की, उनकी आरती उतारी, उनकी सेवा की, फिर इसके बाद मंदिर गए, मंदिर में पूजा की। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा मैं। बकरीद पर गौ सेवा नहीं, मतलब गौ सेवा तो करना ही चाहिए। गौ सेवा में कहाँ गड़बड़ है आज के दिन? तो आज क्या है, उनका मुसलमानों के लिए बकरीद है, हिंदू के लिए गौ सेवा है। तो हिंदू के लिए तो रोज की गौ सेवा है, और मुख्यमंत्री अगर हिंदू है, गौ सेवक है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो मतलब ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। संदेश भी इससे ठीक जाता है ना। जो किसी के मन में कुछ गलत विचार आते हों, कुछ लोग इसको जिस तरह से देखते हैं, वो क्या वो हुमायूं कबीर जो विशेष परमिशन लेकर करने की सोच रहा था, तो उन लोगों को भी संदेश जाएगा ना। जब राज्य का मुखिया इस तरह से व्यवहार करता है तो फिर उसके बाद नीचे तक वो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद आज के समय में तो ये दिखेगा, लेकिन अगर शुभेंदु ये नियमित करने लगेंगे तो अगली बकरीद पर हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे कि आज ही के दिन क्यों कर रहे हैं। अगर ये नियमित ये करने लगे तो, लेकिन चूंकि आज पहली बार हो रहा है, ममता जी चूंकि कर ही नहीं सकती थी। ममता जी तो आज कहीं देख रही होती कहाँ कैसे किस तरह से दूसरी व्यवस्था होगी, सार्वजनिक जो कुर्बानी दी जाती है तो वहाँ सब ठीक है या नहीं ठीक है, उनका पूरा प्रशासन अमला उसी में लगा हुआ होता। तो अब शुभेंदु जी हैं, वो दूसरी तरह सोचते हैं। और मुझे लगता है कि किसी को भी आप दूसरे की आस्था को नुकसान न पहुंचाएं। आप अपना शांति से जो कुछ करना है करिए, इधर जो दूसरे को करना है वो अपना शांति से करिए। जैसे देखिए कितनी शांति से नमाज होने लगी है। आपने देखा, मतलब बड़ा सुंदर दृश्य हो गया है। बंगाल में अब वैसे नमाज नहीं होती जो पहले हुआ करती थी कि घेर लिया सड़क, वो करने लगे। अब नहीं करते हैं, अब बड़े अच्छा। अब पता नहीं कैसे लोग कैसे कम हो गए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सरकार बदली तो संख्या भी कम हो गई अचानक। देखिए वो कह रहे थे पहले तो हो ही नहीं पाता, झगड़ा होता था पुलिस प्रशासन के साथ। तो कई चीजें बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही। तो शुरुआत गौ सेवा से हुई। इतना ही नहीं, जो नमाजी हैं वो खुद बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था कर दी गई है, सड़क पर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है। पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो हो और यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हम दिल से, हम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके तरफ से हम अपने सारे हिंदू भाई को, और भी जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई है, सबको शुक्रगुजार करते हैं। जो इंतजामात है ठीक है और अच्छा होना चाहिए, डे बाय डे इंशाल्लाह और अच्छा होगा। जहाँ तक रोड की बात है तो ठीक है, हुकूमत चाहती है कि रोड पे नहीं पढ़े तो ठीक है, हम लोग बात मानेंगे, रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए। और हुकूमत से चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छा से अच्छा इंतजाम करके दे और सिक्योरिटी हम लोगों को दे, और आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, थोड़ा उसको देख ले। हम लोगों को ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है। और ईदगाह पे, खुला माठ पे ईद का नमाज बेहतर होता है हम लोगों के। उत्तम, उसे बांग्ला में उत्तम बोलता है, उत्तम। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा सरंजाम दे दे, व्यवस्था दे दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को रास्ता में नमाज पढ़ना है, ये बात गलत है।
कहीं लिखा नहीं है, हम लोगों को नमाज खुले मैदान में पढ़ना है। कितनी अच्छी बातें हुई। अरे इसमें सबसे अच्छा क्या है, शांति से सब हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं कोई विरोध कर रहा है क्या? कोई सरकार को ये भी नहीं कह रहा कि नहीं बड़ा गलत किया था हमसे, सड़कों का हक छीन करके नमाज पढ़ना। जो काम इतनी सरलता से किया जा सकता था भाई इसको तमाशा बना दिया जाता है। देखिए दो बातें, एक तो जो शुभेंदु जी जो गाय की सेवा करते हुए दिख रहे हैं, वो एक ढंग से एक मैसेजिंग, बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए गौ हत्या जो बंगाल के अंदर हुआ करता था वो अब नहीं चलेगा। और जो बाबा ने पटका उनको पहनाया था, तो बाबा की भी तस्वीरें आप कई बार जोगी जी की देखते होंगे, गाय की सेवा करते हुए वो गोरखपुर अक्सर जाते हैं, तो फिर वो गाय की सेवा करते हुए उनकी तस्वीरें कई बार निकल करके आती हैं। तो इसमें भी एक मैसेजिंग है, तो नियमित ही करते हैं उनका। हाँ, उनका तो नियमित है, बिल्कुल है। तो वही तो है कि यदि ये भी नियमित करना शुरू कर दें, और ये भी इनको भी कोई काम ज़्यादा परिवार के लिए है नहीं, शादीशुदा है नहीं, तो स्वाभाविक तौर है समाज जो अविवाहित है वही गौ सेवा कर सकता है। बाजार मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा समाज के प्रति समर्पित है। अरे भाई आपको तो अच्छा, गुरु जी के कहना है भाई सब्जी भाजी नहीं लाना है, सब्जी भाजी, बच्चा फीस की चिंता नहीं करनी है, घर की चिंता नहीं करनी। हम लोगों का, हम तो कहते हैं वास्को डी गामा यदि भारत में पैदा हुआ होता तो कभी भी नहीं, वो निकल ही नहीं पाता, क्योंकि जाने लगता तो पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो पहले आलू, 1 महीने का आलू प्याज रख करके जाओ। वो सोचता है यार ये क्या करना है यार, छोड़ो घर ही रह जाते हैं। anyway, ये मैसेजिंग आप मान रहे हैं? एक तो मैसेजिंग है, दूसरा कानून का शासन यदि वाकई आप सरकार तय कर ले कि हमको करना है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। यही है मेन बात सर, महत्वपूर्ण बात यह है। देखिए किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमारे इस्लाम को खतरा है इससे, किसी ने नहीं कहा, इसमें से किसी नमाजी ने नहीं कहा कि हमारी पूजा पाठ पद्धति को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक रही है, किसी ने नहीं कहा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको सरकार ये बाधित कर रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि जो है वो मुसलमानों को ये सरकार, नई सरकार आकर के तंग कर रही है। सबने ये कहा कि नमाज पढ़ना सड़क पर ठीक नहीं है, और सरकार ने जो हमें बेहतर इंतजाम किया है हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पहले से बेहतर व्यवस्था है ये हमारी। सर आगे एक खबर बंगाल से भी जुड़ रही है, बहुत अच्छी है। मैं आज एक और ट्वीट भी देख रहा था, आपने शायद देखा कि नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी ने सावरकर की जयंती पर ट्वीट किया है। अच्छा, ऐसी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अच्छी बात है। अभी समीर जी कहेंगे कि कब भारत रत्न मिलेगा सावरकर जी? बिल्कुल, वो भी तो होना चाहिए। चलिए ठीक है। गौ पूजा और सावरकर का जन्मदिन और सावरकर पर ट्वीट और मुख्यमंत्री सर बोल ही दीजिए ना, अब आपके मन में आ गई बात तो बोल ही दीजिए। मैं तो समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, ये मैं तो समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये गलत ही दिशा में बोलेंगे सर, इसलिए आगे बढ़िए। वो ट्वीट देखा तो याद आ गया। अच्छा चलें आगे। एसआईआर पर कल फैसला आया था, बंगाल से भी जुड़ रही है खबरें और बंगाल की और भी आगे खबरें हैं। एसआईआर पर कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसने कहा कि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया और कोई इसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ है, ना उसने ओवर रीच किया है अपने इस काम में। होना चाहिए, ये उसका काम भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसको पूरा इख्तियार भी है। अब इस पर रिएक्शंस देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। अब तो लोग मतलब पहले तो थोड़ा बच के छुप के, अच्छा शब्द का प्रयोग किया है आपने, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, विधवा विलाप। किसने किया सर? आप ही के ये में आ रहा है, जरा देखिए। अभी तो आया, अभी आ गया। अब हो क्या रहा है, पहले लोग इतना ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते थे ऑपोजिशन पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, न्यायपालिका के लिए। इस फैसले के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। योगेंद्र यादव वो ये कह रहे हैं कि खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर को संवैधानिक बता दिया, खबर यह है कि इस देश में अब बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो आखिरी स्तंभ था वो भी टूट कर गिर गया, वो भी ढह गया। ये वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। एक मेरे पास 2-3 बयान ऐसे, चलिए एक साथ सुनाऊंगा आपको। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश में कोई उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। तीसरे आए अशोक गहलोत, तो कांग्रेस तो सीनियर लीडर, गहलोत साहब ने कहा जुडिशरी दबाव में है इसलिए ये सारे फैसले हो रहे हैं। तीनों बयान सुनिए। वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना, मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी
कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर यह है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाए। फैसला देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों का बहुत अभी मायने है नहीं इस देश में। आज समाज में, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार करने और सत्य मानने को तैयार नहीं है। और 27 लाख जो वोट अभी बंगाल में कटे हैं, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी एक अलग तरह की थी। ये अगली बार वोट दे देंगे? ये टिप्पणी है क्या? अगली बार वोट दे देंगे? आपका अधिकार तो अभी का है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ये चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे, चाहे 6 महीने होते थे, 3 महीने होते। जब तक वो 27 लाख का फैसला नहीं होता तब तक चुनाव होने नहीं चाहिए थे। कायदा ही होता है। अरे टीएन शासन ने तो जयललिता ने बंटवा दिए, साड़ी वाड़ी बंटवा दी तमिलनाडु के अंदर, उतने बाई इलेक्शन चल रहा था, पोस्टपोन कर दिया उसने। ये होता है इलेक्शन कमीशन का काम। पूरा इलेक्शन कमीशन तो डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। क्या करो, जुडिशरी दबाव में है। जुडिशरी दबाव में गहलोत जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट निशाने पे है सर अब एसआईआर के फैसले के बाद। नहीं, एसआईआर के फैसले पर अपनी अपनी टिप्पणी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई टिप्पणी करने में कोई इतनी आपत्ति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता और ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पहली बार टिप्पणी हो रही है। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रशांत किशोर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उस रूप में अब नहीं लिया जाता, मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाला स्तंभ ढह गया। तीसरे कह रहे हैं दबाव में जुडिशरी। ये ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट है, एक फैसले पे फैसले पर नहीं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। विजय जी आप बोल लीजिएगा, पूरी उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत क्या है कि ये तो इसका निर्णय तो अगस्त में ही हो गया था। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को पिछले साल ही पता चल गया था। वो तो क्या पॉलिटिकल टिप्पणी, इसमें कोई इतनी बारीकी से मैं इस बात का कह रहा था सर, फैसले पे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मानवाधिकारों को खत्म कर दिया था, इवन हाई कोर्ट ने जो हैवियस कोर्ट पे जो पिटिशंस थी उन पर फैसला किया था और नेताओं को छूट दे दी थी, मतलब जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उस पर पूरा विपक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर वो किया था टिप्पणी, और वो बिल्कुल ठीक थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही था? जो हाई कोर्ट के सारे फैसले बदल दिए, 26 हाई कोर्ट के फैसले थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बदल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड जजेस थे। तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट रहा। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करना लोकतंत्र की व्यवस्था का शामिल हिस्सा है। और अभी आज आप बात कर रहे हैं, अभी तो 4 दिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर कर रही थी। आप कौन होते हैं जब फैसला करने वाले? सर आप फिर सरकार ने ये कहा कि आप ऑपोजिशन के कहने पे फैसले देते हैं। नहीं, ये तो अपोजिशन अपने तरीके से बात कर रहा है। मैंने आपको जो बयान दिखाया वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे फैसले दे रहा है। ये कह सकते हैं, उनका आरोप हो सकता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो कह सकते हैं, इसमें इतना वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े करना सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में आता है। विजय जी बता रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से पूरे उन्होंने बयान दिए, ये बताता है कि उनको देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये पिटिशनर है इस केस के। जिस तरीके से उन्होंने सीधे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ये पहले तय कर चुका था और बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, वह सीधा सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं है। मुझे लग रहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आता है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और योगेंद्र यादव को कटघरे में योगेंद्र यादव को बुलाना चाहिए। में नहीं आता सर। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट नहीं होता। टिप्पणी नहीं है, सीधे आप ये बोल रहे हो कि आप पहले से तय कर चुके थे। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से तय कर चुका था और आप ये कह रहे हो कि भाई अब जनता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो केंद्र सरकार के कहने के हिसाब से ले रहा है। मुझे लग रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो और अशोक गहलोत हो, इन तीनों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका आधार क्या है? आपको क्या आधार है कि आपने कहा कि अगस्त में फैसला हो चुका था? उसका आप सबूत लेकर आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता है, लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं खत्म हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट खत्म होने की बात जिससे कैसे कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर त्रिपाठी जी की राय। देखिए, ये कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, सही है गलत है ये बात करें, लेकिन उसमें यदि आप मोटिव इंप्यूट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बनता है। मैं यदि ये कह दूं कि मंडल कमीशन का पूरा फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। मैं कहूं कि वो फैसला गलत था तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। कोई ऐसी नहीं है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक पुस्तक लिखी है और कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकता। तो इस मामले में यही लाइन। दूसरी बात एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कल से अभियान चलाया जा रहा है। कल से, यानी कॉकरोच पार्टी को लेकर के, योगेंद्र यादव से लेकर के सारा गिरोह, मैं मानता हूं ये सारे गिरोह चला रहे हैं कॉकरोच। जब जस्टिस, पूर्व जस्टिस जो दलित समुदाय से थे, जब उन्होंने ये कहा था कि इसे भगवान विष्णु से ही आप बोल दीजिएगा कि वो आकर के जो है उसको ठीक करा लें, तब इस देश में जब चलाया गया था तब कहा जाता था कि एक दलित के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था, एक बुद्धिस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई वो इसलिए वहां पर अपॉइंट हुए थे क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गवर्नर। ठीक है सर, त्रिपाठी जी बताइए। तब मोटिव किसी ने नहीं उसके टिप्पणी की जा सकती है या ये अलग किस्म की टिप्पणी है? नहीं, टिप्पणी तो देखिए कोई भी कर सकता है, और मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को आप कोई मतलब पवित्र गाय मत बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के बीच से न्यायाधीश जाते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें भरोसा रहता है कोई भी निर्णय जो वो सुनाएंगे वो ठीक करेंगे, और उनके निर्णयों पर भी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनकी नीयत पर मत कीजिए। मतलब ऐसे मत कहिए कि कोई अदालत बिक गई है, कोई अदालत उसके कनपट्टी पे कट्टा सटा दिया गया है। मैं ऐसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे समझ में आए दर्शकों को। क्या लिखा है योगेंद्र यादव ने? योगेंद्र यादव ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, कि मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं गया क्योंकि हमें पता था कि ये निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, सिर्फ हम ट्रांसक्रिप्ट और इसके फाइन प्रिंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न तो मुझे कोई उम्मीद थी, न कोई घबराहट थी, न कोई ऐसी इच्छा थी, क्योंकि पहले से हो गया था। और उसके बाद फिर नीचे पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति और व्यक्तियों का गिरोह, समूह नहीं कह रहा हूं, आज मैं प्रोफेसर साहब की भाषा में गिरोह कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लेकर आइए ऐसे लोगों को जिनके नाम काट दिए गए और जो जेन्युइन वोटर हैं, हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कब कहा था? बिहार विधानसभा चुनाव के समय कहा था। ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। कितनी बार सुनवाई हुई? कम से कम आधा दर्जन बार सुनवाई हुई। कितना सुप्रीम कोर्ट ने इनको गुंजाइश दी कि योगेंद्र यादव को कहा, जैसे ममता जी को कहा था, योगेंद्र यादव को कहा कि आप खुद ही आर्ग्यू कर लो। उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं क्या है? और आप इसको समझिए कि एक एक संस्था को इन्होंने लगातार धोया। ये लोकतंत्र के दीमक हैं योगेंद्र यादव, फाइनल कमेंट सर विजय जी, चाह रहे हैं कि देश के हर संस्था पर भरोसा न रह जाए। जी सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने टिप्पणी की मैं उससे सहमत हूं, ये जरूरी नहीं ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे कोई वो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी की जाए, और इसको कंटेम्प्ट भी नहीं मानता। और बहुत सारे लोगों की नियत पे टिप्पणी की जाए, नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। संस्थाओं की टिप्पणी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहता हूँ कि उसकी नियत पर टिप्पणी मत कीजिए, फैसले पर टिप्पणी कीजिए। तो नियत अलग चीज होती है, उसका एक अलग मायने होता है, उससे बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। राइट, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े। एक राहुल गांधी जी का बयान आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी जी ने आजकल बच्चों के मुद्दे उठाए हुए हैं, छात्रों के मुद्दे, नीट का, सीबीएसई का भी जो कुछ हुआ चल रहा है विवाद, वो सारी बातें वो कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट उनका है, वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 7-8 महीने से बता रहे हैं वो।
2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो आप और क्या बताएंगे, आप जो आपने बताना था आप बता चुके, उसके बाद जेंजी को जो करना था वो किया, वो घर बैठा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है घर पे, वो नहीं आ रहा आपके कहने पे सड़क पर। बार बार एक ही बात, मुझे नहीं मालूम था राहुल जी के स्टेटमेंट में ये बात है। जी समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इस तरीके से बयान देने पर बैन लगाए। लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, आप हर चुनाव के बाद इस बात का जिक्र करते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी से जीते। अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक जाती? प्रधानमंत्री जो कहते वही होता। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार और विधानसभा चुनाव में आप जीत जाते हो तो आपको कहीं वोट चोरी नजर नहीं आती। केरल में आप जीते हो तो क्या वो वोट चोरी से आप जीते हो? ठीक। तमिलनाडु में विजय जीते, क्या वो वोट चोरी से जीते वहां पर? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी लगातार दे रहे और युवाओं के मन में और देश की जनता में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरीके से एक दुष्प्रचार करते, एक भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर और दुनिया में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके ऊपर लगाम लगाने की वक्त आ गई है। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का नवयुवक जो है वो नेपाल, बांग्लादेश की तरह सड़कों पर आ जाए। ऐसा हो नहीं रहा है, यही उनका फ्रस्ट्रेशन है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार, कई बार होता है ना, जब आपके पास तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता है, तब आप गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं। राहुल गांधी उसी गलीच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए। तू तड़ाके की भाषा, अभी भी आपने देखा होगा, जिस बाइट को आपने सुनाया था वो तू तड़ाके की भाषा थी। ठीक सर।